हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। और आज हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सब्जेक्ट को हम मोटा मोटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट्स में, एक पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो इसका पहला लेक्चर था सब्जेक्ट का, ठीक है, उससे कवर होता है। इसके अलावा इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक से दो क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आप हटा दीजिए, बाकी जो बचते हैं करीब 17 क्वेश्चन, ठीक है, 16-17 क्वेश्चन, वो आठ आठ आप मान लीजिए कि डिवाइडेशन इनका है, ठीक है, या फिर 10-6 या कुछ भी इस तरह से। मतलब दो मोटे मोटे जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वो हैं, एक तो जो ये कोड बन रहे हैं, ठीक है, चार, और इनमें जो एक्ट्स हैं, ठीक है, तो कोड और उनमें आने वाले एक्ट्स, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें सोशल सिक्योरिटी भी आ गई, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आ गया, वेजेस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, ये सब से रिलेटेड जो कोड हैं और इनमें जो एक्ट हैं, ठीक है, ये एक पार्ट क्रिएट करता है 45%। और दूसरा जो 45% है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का 10% माने, तो बचे हुए जो 45 हैं उसमें 45 में चार कोड है, और बचे हुआ जो 45% है वो कवर करता है, मैंने आपको बताया था कि ILO, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली होता क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन क्या बोलता है, किसने इसके बारे में क्या कहा है, ठीक है, ये कहाँ से आता है, कैसे चल रहा है, इंडिया में क्या फॉर्म है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं, तो आज हम अगले 45% की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है वो ओनली बात की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और जो पहला 45% है हमारे एक्ट्स और कोड्स, तो उसमें हमने लगभग 10 से 12 एक्ट पढ़े हैं और दो कोड पढ़े हैं, ठीक है। तो जो दो कोड हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं पेमेंट कोड ऑन वेजेस और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। दो कोड हमारे बच्चे में सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इनसे जो संबंधित एक्ट हैं वो हमको पढ़ने हैं। उसके पहले हम जो है अगले 45% पे मूव कर रहे हैं, ताकि इससे भी हमको साथ के साथ चलता रहे, दोनों को हम साथ में चलाएं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो हम दूसरे जो 45% है उसकी बात कर रहे हैं आज। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या संस्था है, कैसे काम करती है, इसने नया नया क्या किया है। 2017 के पेपर तक तो ओनली फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहाँ पे भी एक करंट अफेयर्स है, क्योंकि जुलाई 2018 में 189 जो कन्वेंशंस हैं वो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो क्या कन्वेंशन होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या रिकमेंडेशन होता है, कैसे काम करती है, क्या संस्था है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन को हम, क्योंकि उससे ज्यादा आते हैं, तो उसको लास्ट में हम अच्छी तरह देखेंगे। उसके पहले हम जो अभी करंट क्या कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है 1919 में बनी थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसके जो है टोटल अभी 187 स्टेट्स हैं, जिसमें से 186 तो जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 186 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं, और जो एक उसका नहीं है वो है कुक आइसलैंड, ठीक है। तो कुक आइसलैंड ओनली ऐसा मेंबर है इसका जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। कुक आइसलैंड इसका मेंबर है ILO का, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, ठीक है। करीब 40 फील्ड ऑफिसर्स इसके काम करते हैं, 2700 से ज्यादा स्टाफ काम करता है, जिसमें 150 से ज्यादा नेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इंडिया इसका एक मेंबर स्टेट है ही, फाउंडिंग मेंबर्स में से है, सबसे पहले वाले मेंबर्स में से है। इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। अब इसके जो ये यूनाइटेड नेशंस का कैसा भाग है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है क्या यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो बिल्कुल ये है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप की भी एक मेंबर है, ठीक है। एक बार ये पीस प्राइज भी जीत चुकी है, नोबेल पीस प्राइज संस्था जीत चुकी है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब 189 जो इन्होंने ट्रीटीज
मतलब कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज अडॉप्ट की हैं जुलाई 2018 में। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो क्या क्या अंग हैं, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है संस्था। तो इसके 3 मेन बॉडीज होती हैं। सबसे पहला होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल मिलती है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है हर साल मिलकर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाती है। सेकंड है इसकी गवर्निंग बॉडी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करती है और एजेंसी के पॉलिसी और बजट बनाती है, ठीक है, डिसाइड करती है। थर्ड इसका जो अंग है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है और ये हेल्प करता है इसको एडमिनिस्टर करने में और एजेंसी की जो एक्टिविटीज है उनको इम्प्लीमेंट करने में। यानी जो पहली बॉडी है वो लेबर कॉन्फ्रेंस जो नियम बनाती है, दूसरी बॉडी है गवर्निंग बॉडी जो खुद इसको चलाती है, और थर्ड है इंटरनेशल लेबर ऑफिस जो इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान देता है। अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो गाय राइडर है, ठीक है। 1969 में ये नोबेल पीस प्राइज जीत चुकी है। ट्रीपार्टाइट इसकी स्ट्रक्चर है, यानी 3 बॉडी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, एक गवर्निंग बॉडी, एक कॉन्फ्रेंस और एक लेबर ऑफिस, ठीक है। तो 186 इसके मेंबर हैं, 187, जिसमें से 186 तो यूनाइटेड नेशंस के हैं, एक कुक आइसलैंड जो यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, और साथ में ऐसे कौन से 7 हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हैं लेकिन इसके नहीं है, क्योंकि 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें से इसके 186 ही हैं। तो कौन से 7 हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हैं पर इसके नहीं हैं, ठीक है, वो है एंडोरा, भूटान, लिechtenstein, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नाउरू और नॉर्थ कोरिया। तो अधिकतर ऐसे देश हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है, इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इन पे जोर देने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपको जो नाम आपके सुने हुए हैं, भूटान और नॉर्थ कोरिया, इनको ध्यान रखिए कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं लेकिन आईएलओ के नहीं है, और जो यूनाइटेड नेशंस का नहीं है और आईएलओ का है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुक आइसलैंड, ठीक है। और कौन से हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हैं पर इसके नहीं है, एंडोरा, लिechtenstein, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नाउरू, भूटान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके जो फंक्शंस है वो कैसे ये करती है। तो कन्वेंशन, जैसा मैंने आपको बताया, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और रिकमेंडेशंस 3 चीजें इसकी होती है। तो कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन ये होता है कि जैसे इन्होंने जुलाई 2018 में 189 कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया है। कन्वेंशंस एक चीज है, आपको बता दिया गया देशों को, मेंबर देशों को, कि ये आपको अप्लाई करने हैं अपने देश में। वो जब रेटिफाई करेंगे तब वो लीगली बाउंड हो जाएंगे। जब उनको कन्वेंशंस बताया जा रहा है तब उनके देश में लीगली बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईएलओ ने बोल दिया तो सब देशों में अपने आप अप्लाई हो गया। हर देश को अपने अपने देश में समय समय पर रेटिफाई करना पड़ेगा। जब वो रेटिफाई हो जाएंगे तब वो उनके देश में लीगली बाउंड होंगे, ठीक है। जब तक कोई लीगली बाउंड नहीं है तब तक वो कन्वेंशन है आईएलओ का, लेकिन आपके पास लीगली बाउंडेशन उसकी नहीं है, ठीक है। 1998 में जो 86th लेबर कॉन्फ्रेंस थी, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, इसको वहां पर अडॉप्ट किया गया। 1998 में 86 लेबर कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया, डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। तो इसमें इन्होंने फंडामेंटल पॉलिसीज अपनी जो बताई वो हमको ध्यान रखनी चाहिए। 1998 में वो इन्होंने क्या 4 पॉलिसीज बताई फंडामेंटल। एक इन्होंने बताया, राइट ऑफ वर्कर्स टू एसोसिएट फ्रीली एंड बार्गेनिंग कलेक्टिवली, ठीक है, वो एसोसिएट कर सकते हैं फ्रीली और कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये 1998 में बताया। इसको एक फंडामेंटल पॉलिसी उन्होंने बोला। इसके बाद दूसरी बताया, एंड ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर को जो है एंड किया जाए। थर्ड है चाइल्ड लेबर को एंड किया जाए। फोर्थ है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अमंग वर्कर्स, ठीक है। तो ये 4 उन्होंने जो है पॉलिसीज बताई थी 1998 में, एसोसिएट फ्रीली एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड ऑफ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अमंग वर्कर्स, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेंशंस होते हैं जो मतलब अगर आप अपने देश में जब रेटिफाई कर लोगे तब वो लीगली बाउंड हो जाएगा। दूसरा इसका फंक्शन करने का तरीका क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमेशा जो है वो कन्वेंशन से एसोसिएटेड होता है, यानी कोई कन्वेंशन है उसमें आप कुछ कम ज्यादा करके अपने देश में जब उसको
मान लोगे, संधि कर लोगे, उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो डिवाइस है वो है फॉर मेकिंग कन्वेंशंस मोर फ्लेक्सिबल और फॉर एम्पलीफाइंग ऑब्लिगेशंस बाय अमेंडिंग और एडिंग प्रोविजंस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स पे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसके कन्वेंशन रिलेटेड आप जो संधि करोगे उसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे, ठीक है। और ये हमेशा जो है कन्वेंशन से कनेक्टेड होंगे और कन्वेंशंस की तरह ही प्रोटोकॉल भी रेटिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा इसका नॉर्मेटिव फंक्शंस का तरीका है प्रोटोकॉल। ये हमेशा कन्वेंशन से जुड़े होंगे, कन्वेंशन से रिलेटेड आप कुछ कम ज्यादा करके जो संधि करोगे कि हम इस तरीके से इसको लागू करेंगे, वो हो जाएगा प्रोटोकॉल। फिर जब आप उसको रेटिफाई करोगे तो वो लीगली बाउंड हो जाएगा आपके देश पे। तीसरी चीज है रिकमेंडेशंस। तो ये रिकमेंडेशंस जो लीगली बाउंड नहीं है, और आप ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसको रेटिफाई करो, ये जिस सिर्फ आपको बताया गया है कि भाई ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। तो ये सब हमने बात की कि ILO संस्था क्या है, किस तरह काम करती है, ठीक है। हमने देखा 98 में जो उसने फंडामेंटल पॉलिसी उसकी बताई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी क्या है, जो मैंने आपको बताया 189 ट्रीटीज जो इन्होंने अडॉप्ट की हैं, 189 कन्वेंशंस, ठीक है। तो हम 189 जो पूरे हैं, और फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन हो या 98 की जो भी पॉलिसीज हो, सबकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको उसमें से जो फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं 8 और जो 4 प्रायोरिटी कन्वेंशंस हैं, उन्हीं की सिर्फ लिस्ट बनानी है, उन्हीं के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि 2016 में एक इनिशिएटिव चालू किया है ILO ने, उसका नाम है फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो ध्यान रखें, फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव किसका है? ILO का है। कब से चलाया है? 2016 से चलाया है। क्या मतलब फ्यूचर ऑफ वर्क का, कि आगे मतलब किस तरीके से हम जो है काम करेंगे, आगे का हमारा लेबर के लिए क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है फ्यूचर ऑफ वर्क ILO का। अब हम बात करते हैं कि जो 189 कन्वेंशंस हैं 2000 अडॉप्ट किए हुए, उनमें से 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 8 जो फंडामेंटल कन्वेंशंस है वो कौन से हैं? पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 का, ठीक है, ये फंडामेंटल माना गया है। दूसरा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ठीक है। तीसरा है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। चौथा है एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। पांचवा है मिनिमम एज कन्वेंशन। छठा है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। सेवंथ है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। एट्थ है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये 8 जो है वो कन्वेंशन है। ज्यादातर आप देखेंगे तो इक्वल रेम्यूनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फोर्स लेबर ना हो, चाइल्ड मिनिमम एज, ये सबसे रिलेटेड जो इंडिया में पहले ही इन पे काफी एक्ट्स आ चुके हैं, इंडिया ने पहले ही काफी अडॉप्ट कर चुका है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि प्रायोरिटी में, ये तो फंडामेंटल है, ये तो किसी भी देश में होने ही चाहिए अभी तक। इसके बाद इन्होंने प्रायोरिटी पे कन्वेंशन जो है कि आगे इनको लेना ही लेना है, प्रायोरिटी पे इनको रखा जाए, वो कौन से 4 कन्वेंशन माने हैं? लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964, लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर कन्वेंशन 1969, ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन 1976, ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्शन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर और ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड कन्वेंशन जो है वो इन्होंने प्रायोरिटी पे रखे हैं। साथ में फ्यूचर ऑफ वर्क जो है एक इनिशिएटिव है ILO का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1944 में फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में क्या क्या कहा गया था। तो 26वां सेशन था इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, फिलाडेल्फिया में। और इसमें जो बातें की गई, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिन पे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है उनको वापस से बताया गया। इसमें सबसे पहला कहा गया लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। ये आपके ऑप्शन में था पिछले पेपर में, ठीक है, कि ये किसने कहा है, क्या है। तो ये ध्यान रखें कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में कहा गया है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ILO का, ये बताया गया। दूसरा क्या बताया गया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। सस्टेन प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, वो अपनी जो भी बात है वो रख सकें और एसोसिएशन बना सकें। तीसरा है पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये भी इसका बेसिक प्रिंसिपल है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। पॉवर्टी एनीवेयर, अगर कहीं भी गरीबी है तो वो प्रॉस्पेरिटी जहां जहां भी है उसको खतरा पहुंचा सकती है। फोर्थ इसका बेसिक प्रिंसिपल है वार अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विद अनरिलेंटिंग विगर विद ईच नेशन। वार अगेंस्ट वांट,
ठीक है, आपकी इच्छाओं के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसको हर देश के जोश से ही हम लड़ सकते हैं। एंड एंजॉइंग इक्वल स्टेटस विद दोज ऑफ गवर्नमेंट, ज्वाइन विद देम इन फ्री डिस्कशन एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन। जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है उसको सेम अधिकार मिले हैं गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। गवर्नमेंट उन दोनों की बातों पर डिस्कशन करे और जो डेमोक्रेटिक डिसीजन हो उससे ही कॉमन वेलफेयर के थ्रू संस्थाएं चलें। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। और क्या कहा गया सोशल जस्टिस के लिए कॉन्फ्रेंस ने कहा, ऑल ह्यूमन बींग्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्रीड और सेक्स हैव द राइट टू परस्यू बोथ देयर मटेरियल वेलबींग एंड देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो संस्थाएं काम कर रही हैं भारत में भी, और जो एक्ट बनाए जाते हैं, कोड बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको पालन करने के लिए ILO की जो गाइडलाइंस उनको पालन करने के लिए बनाया जा रहा था। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में भी कहा गया था कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्रीड और सेक्स के आधार पे नहीं, धर्म, जाति, लिंग कुछ भी ना देख के जो है सेम दिया जाए, उसके आधार पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है अपने यहाँ, मिनिमम वेजेस है, काफी कुछ है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, अटेनमेंट ऑफ कंडीशंस इन विच दिस शैल बी पॉसिबल टू कंस्टिट्यूट द सेंट्रल एम ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी। नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो एक ही साथ बनाई जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन एंड कंसीडर ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। खुद की संस्था के लिए इन्होंने कहा कि हम जो हर साल एग्जामिन करेंगे, ठीक है, देखेंगे जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हम हर साल देखेंगे, इसलिए हम जो है कमेटी बनाएंगे, ये सब करेंगे। और इन्होंने क्या कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आगे हमको किस किस पे काम करना है 1944 से आगे, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स इन द ऑक्यूपेशंस को बढ़ाना, जिसके आधार पर वर्क्स कमेटी, सेफ कमेटी, क्वेश्चन भी आता पिछली बार कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये कहा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सब जो है ILO का ही पालन हो रहा है। पॉलिसीज इन रिगार्ड टू वेजेस एंड अर्निंग्स, effective recognition of right to collective bargaining, extension of social security measures, adequate protection for life and health of workers, provision for child welfare, provision for adequate nutrition, assurance of equality and educational and vocational opportunity। तो ये सारी चीजें इन्होंने बात की थी, उसके आधार पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे देशों में बदलाव आ रहा है। फिर 98 में इन्होंने जो 4 अलग पॉलिसी हमने बात की, और अभी लेटेस्ट 2016 बताया है कि कैसे कैसे 8 इन्होंने फंडामेंटल और 4 प्रायोरिटी कन्वेंशन लिए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है ILO के बारे में और इसके क्या क्या कन्वेंशन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी सारे क्वेश्चंस या ऑप्शंस इससे बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, और जो PDF आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पे उसके हिसाब से इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन काम की चीज है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।